हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 अधिनियमों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाना है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और पूर्व के व्याख्यानों में ही हमारे द्वारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 भी प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में अध्याय 1 जिसका कि शीर्षक प्रारंभिक है की धारा 1 व 2 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है और इसी के साथ हमारे द्वारा अध्याय 2 जिसका शीर्षक है केंद्रीय तथा राज्य जल बोर्ड निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, जिसके अंतर्गत धारा 3 से लेके 12 तक इस अधिनियम के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं पर चर्चा की जा चुकी है। इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 64 धाराएं हैं। आज हम अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 3 जिसका कि शीर्षक संयुक्त बोर्ड है और जिसमें कुल 3 धाराएं हैं, धारा 13, 14 और 15। इस अधिनियम के अनुसार जिस प्रकार अध्याय 2 में धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय बोर्ड तथा धारा 4 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा राज्य बोर्ड के गठन से संबंधित प्रावधान हैं, उसी प्रकार यह अध्याय 2 या अधिक राज्य या 1 या अधिक राज्य क्षेत्र एवं 1 से अधिक राज्य अपने लिए करार द्वारा पृथक पृथक बोर्ड बनाने की बजाय संयुक्त बोर्ड बना सके, इसके संबंध में प्रावधान करता है। अर्थात इस अध्याय की धारा 13 से लेकर 15 तक में संयुक्त बोर्ड के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 13 संयुक्त बोर्डों के गठन से संबंधित प्रावधान बताती है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। धारा 14 संयुक्त बोर्डों की संरचना के बारे में प्रावधान करती है, कंपोजिशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। धारा 15 निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताती है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस। सबसे पहले है धारा 13। धारा 13 में संयुक्त बोर्ड के गठन के बारे में प्रावधान बताए गए हैं, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी 2 या अधिक समीपस्थ राज्यों की सरकारों के द्वारा या केंद्रीय सरकार
उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी क 2 या अधिक समीपस्थ राज्यों की सरकारों के द्वारा या ख केंद्रीय सरकार एक या अधिक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र के समीपस्थ एक या अधिक राज्यों की सरकारों के द्वारा करार एक खंड के में निर्दिष्ट दिशा में भाग लेने वाले सभी राज्यों के लिए और 2 खंड ख में निर्दिष्ट दिशा में भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र और राज्य या राज्यों के लिए संयुक्त बोर्ड के गठन के लिए उपबंध करने के लिए उपबंध कर सकेगा, जो ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए यदि कोई हो उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, जो उस करार में विनिर्दिष्ट किया जाए। उपधारा 2 के अनुसार इस धारा में अधीन करार क संयुक्त बोर्ड से संबंधित व्यय के उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट दशा में भाग लेने वाले राज्यों के बीच प्रभाजन के लिए और उस उपधारा के खंड ख में निर्दिष्ट दशा में केंद्रीय सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकार या राज्य सरकारों के बीच प्रभाजन के लिए उपबंध कर सकेगा। ख यह अवधारित कर सकेगा कि उपधारा 1 के खंड के में निर्दिष्ट दशा में भाग लेने वाली कौन सी राज्य सरकार और उपधारा खंड ख में निर्दिष्ट दशा में क्या केंद्रीय सरकार या भाग लेने वाली राज्य सरकार यदि एक से अधिक भाग लेने वाले राज्य हैं तो ये भी कि भाग लेने वाली राज्य सरकारों में से कौन सी सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की विभिन्न शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगी और इस अधिनियम में राज्य सरकार के प्रति निर्देश का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। धारा 13(1) उपधारा 13(1) ग के अनुसार उपधारा 1 के खंड क में निर्दिष्ट दशा में भाग लेने वाली राज्य सरकारों के बीच और उस उपधारा के खंड ख में निर्दिष्ट दशा में केंद्रीय सरकार और भाग लेने वाली राज्य सरकारों या राज्य सरकारों के बीच या तो साधारणतया या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले विशिष्ट विषयों के प्रति निर्देश से परामर्श के लिए उपबंध कर सकेगा। उपधारा घ के अनुसार इस अधिनियम से संगत ऐसे आनुषंगिक और अनुषंगी उपबंध कर सकेगा जो करार को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समाचीन समझे जाएं। उपधारा 3 के अनुसार इस धारा के अधीन करार उपधारा 1 के खंड के में निर्दिष्ट दशा में भाग लेने वाले राज्यों के राजपत्र में और उस उपधारा के खंड ख में निर्दिष्ट दशा में भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के और भाग लेने वाले राज्य या राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। धारा 13 को हम सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं। धारा 13 को हम विभिन्न शीर्षकों में बांट कर समझ सकते हैं, जिसके अनुसार इसमें बताया गया है कि संयुक्त बोर्ड किन के लिए गठित हो सकता है, संयुक्त बोर्ड कैसे गठित किया जाएगा, संयुक्त बोर्ड कौन गठित कर सकेगा, संयुक्त बोर्डों के व्ययों का प्रभाजन किस प्रकार होगा और करार का प्रकाशन किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले संयुक्त बोर्ड
किनके लिए गठित हो सकता है? उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त बोर्ड दो या अधिक समीपस्थ राज्यों के लिए, या एक या अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, या संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के समीपस्थ एक या अधिक राज्यों के लिए गठित हो सकेगा। संयुक्त बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा? उपधारा 1 के अनुसार संयुक्त बोर्ड आपसी करार द्वारा गठित किया जा सकेगा। ऐसा करार सभी संबंधित राज्यों के मध्य या संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य उनकी सरकारों के द्वारा किया जाएगा और यह निश्चित अवधि के लिए हो सकेगा, जिसका बाद में रिन्यूअल या नवीनीकरण किया जा सकेगा। संयुक्त बोर्ड कौन गठित कर सकेगा? संयुक्त बोर्ड का गठन करार के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा धारा 14 के अधीन सदस्यों के नाम निर्देशन या नॉमिनेशन के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त बोर्ड के व्ययों का प्रबंधन के बारे में उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य पारस्परिक करार के द्वारा यह निर्णय कर सकेंगे कि संयुक्त बोर्ड के व्ययों को समीपस्थ राज्यों में किस प्रकार परिभाषित किया जाए। अब है करार का प्रकाशन। संयुक्त बोर्ड के करार का प्रकाशन संबंधित राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय राजपत्रों में किया जाएगा। अब है धारा 14। धारा 14 संयुक्त बोर्ड की संरचना के बारे में बताता है। संयुक्त बोर्ड की संरचना, कंपोजिशन ऑफ जॉइंट बोर्ड्स। संयुक्त बोर्डों की संरचना उपधारा 1 के अनुसार धारा 13 की उपधारा 1 के खंड के अधीन किए गए करार के अनुसरण में गठित संयुक्त बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा, अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं की प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। अर्थात धारा 14(1) या के अनुसार अध्यक्ष के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। यह एक फुल टाइम या पूर्णकालिक सदस्य होगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा या नाम निर्देशित किया जाएगा, और यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव हो, अथवा इनसे संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव हो। उपधारा 6 में बताया गया है कि भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से 2 पदधारी जो भाग लेने वाली संबद्ध राज्य सरकार द्वारा उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित किए जाएंगे। अर्थात भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से 2 पदधारी ऑफिशियल्स जिनका नाम निर्देशन संबंधित राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उपधारा ग एक व्यक्ति जो भाग लेने वाली राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा संबद्ध राज्य में कर्तव्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारी लोकल अथॉरिटी के सदस्यों में से नाम निर्देशित नॉमिनेट किया जाएगा। अर्थात भाग लेने वाले राज्यों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति जो संबंधित राज्य में कर्तव्य करने वाला स्थानीय प्राधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित होगा।
धारा 14(1) घ के अनुसार एक अशासकीय व्यक्ति जो संबद्ध राज्य में कृषि, मीन उद्योग या व्यवसाय के हितों का या किसी ऐसे अन्य हित का जिसका प्रतिनिधित्व भाग लेने वाली राज्य सरकारों की राय में होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग लेने वाली राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। अर्थात भाग लेने वाले राज्यों में से एक अशासकीय व्यक्ति नॉन ऑफिशियल जो संबद्ध राज्य में कृषि, मछली उद्योग या व्यवसाय में हित रखने वाला हो तथा जिसे राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित किया जाए। अब है धारा 14(1) ई यानी भाग लेने वाले राज्य सरकारों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। अब है धारा 14(1) एफ या 6 जिसके अंतर्गत सदस्य सचिव के बारे में बताया गया है। केंद्रीय सरकार के द्वारा एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंध संबंधी पहलुओं की अर्थाएं, ज्ञान और अनुभव होगा। अर्थात सदस्य सचिव फुल टाइम होगा। यह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रदूषण नियंत्रण विषयक वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी अथवा प्रबंधकीय ज्ञान और अनुभव रखता हो। उपधारा धारा 14 की उपधारा 2, धारा 13 की उपधारा 1 के खंड ख के अधीन किए गए करार के अनुसरण में गठित संयुक्त बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। 14(2) क केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों की बाबत विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा अथवा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित संस्थाओं के प्रशासन की जानकारी और अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा। ख भाग लेने वाले यथास्थिति संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक से दो पदधारी जो केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे और भाग लेने वाले यथास्थिति राज्य या राज्यों में से प्रत्येक से दो पदधारी जो भाग लेने वाली संबद्ध राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। अब है धारा 14(2) ग केंद्रीय सरकार द्वारा एक व्यक्ति जो भाग लेने वाले यथास्थिति संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक में कृत्य करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों के सदस्यों में से नाम निर्देशित किया जाएगा और एक व्यक्ति जो भाग लेने वाली संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा भाग लेने वाले यथास्थिति राज्य या राज्यों में से प्रत्येक में कृत्य करने वाले स्थानीय प्राधिकारियों, लोकल अथॉरिटीज़ के सदस्यों में से नाम निर्देशित किया जाएगा। अब है उपधारा 2 घ केंद्रीय सरकार द्वारा एक व्यक्ति जो भाग लेने वाली राज्य सरकार या राज्य सरकारों द्वारा यथास्थिति संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र में से प्रत्येक में या राज्य या राज्यों में से प्रत्येक में कृषि, मीन उद्योग या व्यवसाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए या किसी ऐसे अन्य हित का जिसका यथास्थिति
केंद्र सरकार या राज्य सरकार की राय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए नाम निर्देशित किया जाएगा। उपधारा 2 अणे या 2 के अनुसार केंद्र सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों में अवस्थित कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे और भाग लेने वाली राज्य सरकारों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन कंपनियों या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। अब है धारा 14(2)(f) या 6। इसके अंतर्गत सदस्य सचिव के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार द्वारा सदस्य सचिव नियुक्त किया जाएगा। यह एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव होगा जिसके पास प्रदूषण नियंत्रण के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या प्रबंधन संबंधी पहलुओं की अर्थाएं, ज्ञान और अनुभव होगा। अर्थात यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रदूषण नियंत्रण विषयक वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी अथवा प्रबंधकीय ज्ञान और अनुभव रखता है। उपधारा 3 के अनुसार जब धारा 13 की उपधारा 1 के खंड क के अधीन करार के अनुसरण में कोई संयुक्त बोर्ड गठित किया जाता है, तब धारा 4 की उपधारा 4 के उपबंध उस संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसके लिए संयुक्त बोर्ड गठित किया गया है। उपधारा 4 धारा 14 उपधारा 4 उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 4 की उपधारा 3 और धारा 5 से 12 दोनों सहित के उपबंध संयुक्त बोर्ड और उसके सदस्य सचिव के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे राज्य बोर्ड और उसके सदस्य सचिव के संबंध में लागू होते हैं। उपधारा 5 इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य बोर्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा मानो उसके अंतर्गत संयुक्त बोर्ड भी है। अब है धारा 15। इसके अंतर्गत निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू गिविंग ऑफ डायरेक्शंस। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 13 के अधीन कोई संयुक्त बोर्ड गठित किया जाता है, वहां उपधारा के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई निर्देश देने के लिए उस राज्य सरकार जिसके लिए संयुक्त बोर्ड गठित किया जाता है उन्हीं दशाओं में सक्षम होगी जिनमें ऐसा निर्देश उस राज्य की अनन्य राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित है। जहां ऐसा निर्देश 2 या अधिक राज्यों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर किसी विषय से संबंधित है या किसी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, वहां इस अधिनियम के अधीन निर्देश देने के लिए केवल केंद्रीय सरकार सक्षम होगी। इस प्रकार इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त बोर्ड को निर्देश देने के संबंधित राज्य सरकार की शक्ति उस राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता तक ही सीमित होगी। कोई राज्य सरकार ऐसे निर्देश नहीं दे सकेगी जो अन्य राज्य सरकार के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हों, परंतु केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या अधिक राज्यों की राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता या किसी
संघ राज्य क्षेत्र की अधिकारिता के बारे में निर्देश दे सकें। संयुक्त बोर्ड ऐसे निर्देश मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राज्य सरकार को राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता और केंद्रीय सरकार को अलग से राज्य क्षेत्रातीत निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार आज हमारे द्वारा अध्याय 3, जिसमें कुल 3 धाराएं, धारा 13 संयुक्त बोर्ड के गठन, धारा 14 और धारा 15 जो कि संयुक्त बोर्ड से संबंधित है, का अध्ययन किया गया। धारा 14 में संयुक्त बोर्ड की संरचना या कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। धारा 13 में संयुक्त बोर्ड के गठन के बारे में बताया गया है और धारा 15 में निर्देश देने के संबंध में विशेष उपबंध बताए गए हैं। धन्यवाद।